हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ अपनी किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो मैं वीकली या हर 10 डेज़ बाद करती हूँ। बट उससे पहले व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के डिनर से। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पसंदे बनाए थे, बहुत मज़े के। तो पसंदे थे, साथ में मैंने मिक्स दाल आज बना ली थी और अचार, सैलेड, रायता, वो तो होता ही है। बहुत मज़े की मिक्स दाल बनती है। ये 5-6 दालों को मिक्स करके बनाते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने अर्ली डिनर कर लिया था। हम लोग यूजुअली 6:30-7 बजे तक डिनर कर लेते हैं। अभी 6:45 हो रहे थे और खाना वाने से फ्री होके मैंने जो किचन समेटती हूँ रोज़ रात को, वो तो करना ही था, यानी कि रात के बर्तन धोना और किचन को क्लीन करना। बट उसके अलावा आज मैंने डिटेल्ड में साफ़ करना था किचन। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैंने जो टास्क अपना कल के लिए डिसाइड किया था वो था कि मैंने किचन को डिटेल में साफ़ करना था, जो मैं हर 10 से 15 दिन बाद करती हूँ। और हस्बैंड यहाँ पे देखें मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि दाल बहुत मज़े की बनी है। उन्होंने मुझे टेस्ट भी कराई, दाल वाकई बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल हलीम जैसा इसका टेक्सचर होता है। खैर, तो मैंने वो कल तो नहीं किया था, कल सुस्ती हो गई थी क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडा हो गया है, माइनस में टेम्परेचर चला गया है। बट आज मैंने वो करना ही करना था, तो सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर दूँ। और देखें ज़रा, ये है मेरे किचन का हाल, जिसको मैं हर वक्त इतना साफ़ करती रहती हूँ, उसके बाद भी रात के खाने के बाद इसका ये हाल हो ही जाता है। खैर, लगना था काम पे। हस्बैंड जो है वो इस वक्त अपना कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, ऑफिस का काम। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और सोचा कि स्टार्ट कर दो काम। एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाए ना, फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं, वरना फिर वो पीछे पड़े रहते हैं कि साथ बैठो कोई मूवी देखो। तो इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले एज़ यूजुअल जो रोज़ रात को होता है, खाना खाने के बाद टेबल क्लीन होती है। अक्सर ये काम हस्बैंड भी कर देते हैं, कभी कभी मुझे भी करना पड़ता है। और साथ साथ चीज़ें जो जो जहाँ समेटनी होती हैं वो मैं रखती रहती हूँ। अच्छा, ये ना मैंने धोया था, इसके अंदर हमारी बिस्किट्स और ब्राउनीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। तो अब मैंने इस जार को वॉश किया था और अब मैंने इसमें डालनी थी चॉकलेट्स। क्रिसमस सीज़न अभी गुजरा है ना, तो बहुत सारी चॉकलेट्स घर में थी। किसी के घर जाओ या कोई घर आए तो वो चॉकलेट्स ही देता है। मैंने सोचा इनको ऐसे जार में रख देती हूँ, एक तो नज़र आएंगी सामने तो ख़त्म होंगी, दूसरा ये कि थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगेगा। टेबल सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सोचा सबसे पहले तो खाने की चीज़ यहाँ से हटाऊँ, क्योंकि मैंने भी क्लीनिंग करनी थी और केमिकल्स वगैरह यूज़ करने थे। तो इसलिए जो लेफ़्ट ओवर दाल थी, दाल मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ। एक तो ये 5-6 दालें थोड़ी थोड़ी भी लो तो वो ज़्यादा ही बन जाती हैं। दूसरा, ये दाल मैं जब भी बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे हम राइस के साथ भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस दाल को मैंने सबसे पहले निकाला और ये देखें, ये मेरी अम्मा वाली हरकत के चमचे से भी लगा लगा के निकालो ताकि कुछ वेस्ट ना हो। और फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके रख दिया फ्रिज में। अच्छा, ये रखा तो मुझे याद आया कि कल हस्बैंड को लंच देने के लिए मैंने वेजिटेबल्स भी बॉईल करनी थी। हस्बैंड ने जाना था सुबह ऑफिस, और जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं ना, उस दिन मॉर्निंग बहुत हैप हैज़र्ड होती है, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा डिटेल लंच मैंने उन्हें पैक करके देना है तो उसकी आधी प्रिपरेशन रात में ही कर दूँ। और कल का मेन्यू था ग्रिल्ड सैल्मन विद ग्रिल्ड वेजीज़ एंड साथ में थोड़े से बॉयल्ड राइस। तो मैंने सोचा सबसे पहले वेजीज़ को तो बॉयल करके रखो। इसमें मैंने कैरेट लिया, उसके अलावा जो मिनी पोटैटोज़ होते हैं वो हैं, साथ में ब्रोकली है और बहुत सारे से बीन्स हैं। ये मैं हल्का सा बिल्कुल बॉईल करूँगी, इतना भी नहीं कि ये बिल्कुल टूट जाए और इतना भी नहीं कि ये थोड़ा कच्चा रह जाए। बस हाफ़ डन इसको करना होता है, क्योंकि फिर उसके बाद इसको मैं पैन के ऊपर अच्छे से सीजनिंग के साथ काली मिर्च वगैरह डाल के, थोड़े सॉस वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा सौते भी कर लेती हूँ। तो उससे इसका कच्चापन और बॉयल वाला जो टेस्ट होता है ना, वो चला जाता है। खैर, मैंने यहाँ पे सब्जियाँ काटी और इसमें नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और अब लग गई मैं अपने असल काम पे। सबसे पहले तो मैंने एक साइड को क्लीन किया और उसके बाद मैंने उसमें बिछाए अपने सारे जो किचन टॉवल्स हैं, जो कपड़े हैं जिन पे मैं बर्तनों को सुखाती हूँ, वो। और उसके बाद मैंने लाइन से जो बर्तन धुले हुए थे, जो मैंने शाम में या खाना खाने के टाइम पे धोए थे, जो भी नहीं सूखे थे, उन सबको सेट कर दिया, क्योंकि ये अभी ड्राई नहीं हुए थे और इनमें और बर्तन भी मैंने ऐड करने थे। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ड्राई थी वो मैंने टेबल के ऊपर रख दी। फिर मैं लग गई बर्तन धोने में। अच्छा, मैंने बर्तनों का रैक इसलिए खाली किया है क्योंकि मैंने रैक भी आज वॉश करना है, उसको अच्छे से साफ़ करना है। तो अगर रैक गीला होगा या वॉश करूँगी तो इन बर्तनों को मैंने कहाँ रखना है। तो बस पुराने और नए बर्तन मिलके इतने सारे बर्तन थे जो मैंने धोए। मुझे खुद देख के इतनी हैरत हो रही थी। रैक पे रखे होते हैं ना तो समझ नहीं आता कि कितने सारे बर्तन धोए। अब बारी थी सबसे ज़्यादा डिटेल काम की, वो था इस रैक को धोना। दिखने में बड़ा आसान सा लग रहा है लेकिन काफ़ी डिटेल काम है। मैंने सारे अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स निकाले और ये हैं वो जादुई प्रोडक्ट्स जो मेरी किचन को बिल्कुल साफ़ कर देंगे।
सबसे पहले मैंने पिंक स्टफ़ लिया। ये जो पिंक स्टफ़ है ना, ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यूके या कहीं यूरोप की साइड पे रहते हैं तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक वंडर प्रोडक्ट है जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत यूज़फुल रहता है। पुराने टूथब्रश को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें क्लीन करने के काम आ जाते हैं। वैसे तो आप छोटे छोटे ब्रशेस ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है पैसा इन्वेस्ट करने की जब आप अपने घर से ही वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो अच्छा, ये ना बहुत डिटेल में साफ़ होता है। मैं अभी तो बहुत आपको शॉर्ट दिखा रही हूँ और वो भी डबल स्पीड पे दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक कॉर्नर इसका क्लीन होता है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है ठीक ठाक। पिंक स्टफ़ से इसको अच्छे तरीके से रब करने के बाद मैंने इसको वॉश किया अच्छे तरीके से। पहले पिंक स्टफ़ को निकालूंगी और फिर उसके बाद नॉर्मल डिश वॉशर से भी एक दफ़ा इसको अच्छे से क्लीन करूंगी। अच्छा, जब छोटा किचन हो ना तो उसमें चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं कहाँ चीज़ें रखूँ, और ये सिंक के अंदर इसको धोना ही मेरे लिए इतना मुश्किल होता है कि इतना बड़ा ये है, बड़ी मुश्किलों से आधा आधा आके, और फिर नीचे पानी भी नहीं गिर सकता क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं कि आप बस धो देंगे किचन को, नीचे फ्लोर को, और वो साफ़ हो जाएगा। नीचे भी आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरा सकते, तो बड़ी मुश्किलों से मैनेज होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके करना ही पड़ता है। अच्छा, अब मैं इसको अच्छे तरीके से सिंक को इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी वेजीज़ बॉयल हो गई थी और ये ओवर डन ना हो जाए, इसलिए मुझे इसको निकालना बहुत ज़रूरी था। वेजिटेबल्स का पानी सारा निकालने के बाद मैंने उसे ठंडा करने के लिए बाहर रख दिया और लग गई फिर से मैं अपने काम पे। सबसे पहले डेटॉल के ऑल पर्पस क्लीनर से अच्छे तरीके से इस कॉर्नर को क्लीन करूँगी क्योंकि इसका टाइम पे सूखना बहुत ज़रूरी है। बर्तन वापस यहीं आएंगे क्योंकि उसके बाद मैंने किचन काउंटर्स को भी साफ़ करना है। जब हम 1 साल पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो हमें लैंडलॉर्ड ने पेंट करा के नहीं दिया था, इसलिए पेंट तो ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि चौखटें वगैरह या जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वॉल के, उसको मैं साफ़ करती रहूँ। अच्छा, ये अच्छे से साफ़ करने के बाद जब प्रोडक्ट सारा निकल गया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लाइम स्किल रिमूवर। ये स्टील वगैरह को चमकाने के बहुत काम आता है, बहुत वंडर प्रोडक्ट है। इसको मैं अच्छे तरीके से लगा के टिश्यू से साफ़ करूँगी और फिर कपड़े से खूब रगड़ूँगी, जैसे आप जूतों को पॉलिश करते हैं। एकदम से ना चमक जाता है। देखें कितना शाइनी और कितना क्लियर लग रहा है, और ये इतना क्लियर था नहीं क्योंकि यहाँ मैं बास्केट रखती हूँ बर्तनों की, तो पानी गिरता है, लाइम स्केल आता ही आता है। खैर, उसके बाद थी स्टोव की बारी। इलेक्ट्रिक स्टोव है, इसको साफ़ करना बड़ा ट्रिकी होता है। आप कोई बहुत हार्श चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते, इस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, और टाइमली साफ़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, वरना इस पर अजीब ग्रीस चिपक जाती है, निशान पड़ जाते हैं, जले के निशान हो जाते हैं और वो जाते नहीं हैं। खैर, मैंने पिंक स्टफ़ को अच्छे तरीके से उस पर लगाया, ब्रश से ही क्लीन किया, और उसके बाद मैं इस कॉर्नर पर आ गई थी। मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक किचन में जाती हूँ तो मुझे चीज़ें मैनेज करने में आसानी होती है। एक वाइप लिया मैंने, जो क्लीनिंग वाइप होता है, और उससे इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करूँ। क्योंकि मैं मोस्टली हर 10 दिन के अंदर ये सब कुछ साफ़ कर रही होती हूँ, तो मेरी किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस या कुछ भी गंदगी होती नहीं है, जबकि ये चूल्हे के इतने पास है, यहाँ पे तो यूजुअली ग्रीस हो ही जाती है। बट अगर आप टाइमली मैनेज करें और हर 10 दिन बाद इस तरह से एक डिटेल क्लीन कर दें तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये मेरी डीप क्लीनिंग नहीं है, डीप क्लीनिंग तो मेरी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होती है। उसमें तो मैं सारे कैबिनेट्स अंदर से बाहर से साफ़ करती हूँ, ब्लीच डाल के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। खैर, यहाँ पे मैं ये कर रही थी कि मैंने पिंक स्टफ़ और डेटॉल के स्प्रे लगा के इसको अच्छे तरीके से ब्रश से साफ़ किया था, क्योंकि अगेन यहाँ पे ग्रीस का काम हो रहा होता है चूल्हे पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्टिकल्स या ऑयल के धब्बे वगैरह रह ही जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था स्टोव के ऊपर पिंक स्टफ़ लगाए, और देखें ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये लॉक है, जो मेरा टच सिस्टम है वो मैं लॉक कर देती हूँ ताकि चूल्हा एकदम से स्टार्ट ना हो जाए और मैं अपने आप को जला ना लूँ, तो एहतियात भी ज़रूरी है। ये देखें कितना गंद निकल रहा है, और ये हर 10 दिन सफाई करने के बाद का हाल है। खैर, एक दफ़ा मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। जब सारे प्रोडक्ट बाहर निकल गए तो फिर उसके बाद मैं एंड में क्लीनिंग वाइप से एक दफ़ा अच्छे से इसको साफ़ कर दूंगी, और अगेन किसी कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से इसको रगड़ूंगी ताकि ये चमक जाए। और नीट एंड क्लीन स्टेनलेस मेरा जो स्टोव है वो रेडी हो गया। अब बारी थी राइट साइड के काउंटर को साफ़ करने की, तो मैंने सबसे पहले वहाँ से चीज़ें हटाई, और सारी चीज़ें ना इधर उधर बार बार करनी पड़ती हैं, जो जगह साफ़ करनी है वहाँ पे से चीज़ें हटाओ। अच्छा, जो ये वाला मेरा किचन काउंटर का पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा साफ़ होता है बार बार, क्योंकि एक तो यहाँ पे एयर फ्रायर है, तो मैं जब भी कुछ चीज़ बनाती हूँ और वो गंदा हो जाए तो ये साफ़ होता है। दूसरा, मैं यहाँ पे रोटी बेलती हूँ, तो और वो मैं किचन काउंटर पे ही बेलती हूँ, तो मैं उसको बार बार बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। कैटल अंदर से मैंने एक दिन पहले ही साफ़ करी थी, और बहुत आसान तरीका मुझे कैटल क्लीन करने का पता चला है, कभी आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। बगैर मेहनत करे एकदम अंदर से चमक जाती है। एयर फ्रायर भी अंदर से क्लीन ही रहता है, मोस्टली बटर पेपर ही यूज़ करती हूँ जब भी कुछ बेक करना हो या फ्राई करना हो। और ये देखें ज़रा, इतनी सफाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं से कचरा आपको दिखता ही है। खैर, इस सारे जगह को मैंने डेटॉल के स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर लिया था।
इसी साइड पे मैं अपनी जो डिश वॉशिंग की इक्विपमेंट्स हैं वो भी रखती हूँ, तो मैंने उन्हें भी सही से क्लीन किया और ये भी हर 10 दिन बाद ही क्लीन होते हैं। यहीं पे विंडो है तो विंडो की भी बारी आ गई। विंडो को मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड से अच्छे तरीके से पहले साफ़ किया था और साथ ही साथ सिंक है यहाँ पे, तो सिंक को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि अब सिंक में मैंने ऐसा कुछ धोना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हाथ के हाथ ही हो जाएं। एक सीक्वेंस में चलता है ना, तो मुझे आसानी रहती है चीज़ें शिफ्ट करने में भी और क्लीनिंग करने में भी। विंडो और सिंक अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, मैंने सिंक को डिश वॉशिंग से साफ़ करने के बाद एक दफ़ा उस पर भी मैंने लाइम स्किल रिमूवर लगाया था। चीज़ें जगह पे रखेंगे सारी, और जो मैंने यूज़ किया था फोम उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब एक नया फोम निकलेगा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि इस फोम से सारी गंदगी वगैरह साफ़ हो चुकी थी, इसलिए। ये वाला कॉर्नर पूरा ड्राई हो गया था, तो सारी चीज़ें जगह पे रखी और जो मैंने किचन टॉवल्स यूज़ किए थे उनको मैं हीटर के ऊपर रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए मेरे सोने से पहले ही, ताकि मैं इसे जगह पे रखूं। अच्छा, अब बारी थी ये वाले किचन काउंटर साइड को साफ़ करने की, लेकिन इसके ऊपर मेरा एक कैबिनेट है, तो मैंने उस कैबिनेट को साफ़ किया। सिंपल कुछ भी नहीं, एक वाइप लेके वाइप से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैं डिटेल में डीप क्लीनिंग करती हूँ तब मैं इन कैबिनेट्स को बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करती हूँ। बट अगर मैं 10-15 दिन बाद हल्का सा हाथ मार देती हूँ वाइप से, तो ये मेरा काफ़ी लंबा चल जाता है मामला, और जो डीप क्लीनिंग है वो मुझे जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती। मैं 3-4 महीने आराम से खींच लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक दिन पूरा दिन लगा के किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। किचन में ना आप अपना आधा दिन गुजारते हैं और यहीं पे आप सारी कुकिंग वगैरह करते हैं, तो इसका साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका अपना घर हो, चाहे आप रेंट पर हो, रहना तो आप ही ने है ना। जम की बॉटल को क्लीन कर रही थी तो ख्याल आया बराबर में ही एक और बॉटल रखी है, मैं उसमें डाल दूँ ताकि जगह जो है वो सिमटे बने, और ये जो बड़ी सी बॉटल है मैं अब इसको डिस्कार्ड कर दूँ। बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि हमारा अपना घर नहीं है, रेंट पर हैं, तो इतनी मेहनत इतने चमकाने का क्या फ़ायदा। शायद उनकी लॉजिक सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर अगर साफ़ है तो आपका दिल घर में ज़्यादा लगता है, घर में बरकत होती है और उसके अलावा काम करने का दिल चाहता है। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मेरा किचन नीट एंड क्लीन ना हो या साफ़ ना हो तो मुझे उलझन होती है, मुझसे काम ही नहीं होता। और अगर रेंट का घर है भी तो क्या हुआ, रहते तो आप ही है ना उसको। खैर, बातें करते करते वो वाला काउंटर पूरा क्लीन हो गया। अब मैं आ गई थी नीचे के कैबिनेट्स की तरफ। इन कैबिनेट्स को भी सिंपली क्लीनिंग वाइप से अच्छे तरीके से क्लीन कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और काम भी मेरा चल जाए। ओवन में बहुत हार्डली यूज़ करती हूँ क्योंकि एयर फ्रायर जब से लिया है सारा काम एयर फ्रायर पे ही हो जाता है। कभी पिज़्ज़ा बनाऊँ या कभी बहुत दिल करा बेकिंग कर लूँ तो ही ओवन यूज़ होता है, इसलिए ओवन ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। फिर भी जब 3-4 महीने में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग किचन की होती है तो ओवन भी अंदर से क्लीन होता है, या अगर कभी उसमें कोई बेकिंग हो जाए तो उसी के अगले दिन ये नीट एंड क्लीन होता है। ये वाला कैबिनेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहीं पे खड़े होकर मैं कुकिंग करती हूँ, कटिंग अपनी सारी यहीं पे करती हूँ, इसलिए इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आ जाता है ये वाला कैबिनेट। इसमें वैसे तो ज़्यादा कुछ गंदगी नहीं होती, बस पानी के ही निशान होते हैं क्योंकि यहाँ बर्तन धुल रहे होते हैं, पानी का काम हो रहा होता है। खैर, यहाँ के कैबिनेट्स क्लीन करने के बाद मैंने राइट साइड वाले कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए थे और उसके बाद बारी आ गई थी मेरी वॉशिंग मशीन की। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता यूके में ये क्या कल्चर है कि वॉशिंग मशीन आपके किचन में ही होती है। जब मैं सबसे पहले यहाँ पे मूव हुई थी सबसे बड़ा कल्चरल शॉक तो मुझे यही मिला था। आई थिंक अमेरिका या कनाडा में वॉशिंग एरियाज अलग से होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, घर बहुत छोटे होते हैं, इवन अगर आपका बहुत बड़ा घर हो तब भी यही कल्चर है, जो आपकी मशीन है उसने किचन में ही होना है। खैर, जब किचन की मशीन अच्छे तरीके से साफ़ हो गई तो बाकी मशीन्स ने क्या किया था, इसलिए माइक्रोवेव को भी क्लीन करना शुरू कर दिया। माइक्रोवेव दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ होता है तो वो गंदा भी उसी हिसाब से होता है, मगर मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ क्योंकि मुझे ना अजीब एंजाइटी होती है अगर माइक्रोवेव गंदा हो। उसमें खाना बनता है, उसमें फ्यूम्स बनते हैं, वही फ्यूम्स वही जरासीम आपके खाने में आ जाएंगे आप गर्म करोगे, तो इसलिए इसका नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है हाइजेनिक पर्पसेस से। अच्छा, जो माइक्रोवेव के अंदर मेरा ढकना होता है, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने बाहर निकाला, उसको मैं धोना भूल गई थी तो उसे अभी बाद में धोएंगे। फिलहाल एक रिदम में यहाँ की सफाई हो रही है तो कर ही लेते हैं। अच्छा, फ्रिज को भी मैं अंदर से हर 10 से 15 दिन बाद वाइप से ही अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें गिरी हुई होती हैं साफ़ हो जाता है तो आसानी रहती है। और इसी तरीके से हर 3 से 4 महीने बाद मैं फ्रिज को भी एक दफ़ा डीप क्लीन कर लेती हूँ। एंड में बारी थी मेरे इंडक्शन की। इंडक्शन वैसे तो बहुत ग्रीसी होता है लोगों का, लेकिन क्योंकि मैं हर 10 से 15 दिन बाद उसको साफ़ कर रही होती हूँ तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। बाकी जगहों की तरह इसको भी मैंने ऑल पर्पस स्प्रे करके पहले अच्छे तरीके से फोम से साफ़ कर लिया था और फिर उसके बाद एक वाइप से इसको अच्छे से वाइप आउट कर दिया था और ये एकदम चमक गया था।
जब इंडक्शन किया तो उसके नीचे वाली वॉल ने क्या बिगाड़ा है, तो उसको भी क्लीन कर दिया। फिर याद आया कि वेजिटेबल्स भी रखनी है। वेजिटेबल्स तो बहुत देर पहले ही ठंडी हो गई थी, ये सारा काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। खैर मैंने इनको उसी लंच बॉक्स में रखा जिसमें मैंने हस्बैंड को बना कर देना था सुबह। इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 2-3 बर्तन हैं जिसमें एक माइक्रोवेव के अंदर का जो कवर है वो, और उसके अलावा जिस बर्तनों में मैंने वेजिटेबल्स बॉयल की थी वो सब भी मैंने वॉश करी, और उसके बाद धोए अपने हाथ, विच मीन्स कि अब किचन की क्लीनिंग का काम हुआ ख़त्म। अल्लाह तेरा शुक्र। ये 15 मिनट की वीडियो आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन मुझे 15 मिनट नहीं लगे, मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था। बात ये है कि ये टाइम मैं कोई मूवी देख के भी गुजार सकती थी, लेकिन हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेसिस के काम ख़त्म करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं कोई ना कोई एक डिटेल काम भी कर लेती हूँ, और ज़रूरी नहीं हर दफ़ा रात में ही करूँ, कभी कभी दिन में भी टाइम मैनेज करके दिन में कोई एक टास्क कर लेती हूँ। और ये है मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन। अब 10 दिन तक यहाँ पे सिर्फ डेली की क्लीनिंग और खाना बनाना ही हो। सो फाइनली आई एम फ्री, और इरादा तो था मेरा कि मैं नीचे फ्लोर पे आज ही वैक्यूम भी मार दूँगी और मॉप भी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव करना है, नाइट ड्रेस में आना है, वज़ू करना है, स्किन केयर करनी है, नमाज़ पढ़नी है, और फिर मैं जाऊँगी अपने बेड पे। तो अभी मैंने वो सारे काम भी करने हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरी प्रॉपर नाइट टाइम रूटीन, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊं कि डिनर से लेके सोने तक मैं क्या क्या काम करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वो भी ज़रूर शूट करूँगी। मीनवाइल वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई मेरी आज की वीडियो, बहुत मेहनत से मैंने शूट की है। एक तो सफाई करना और सफाई के साथ एंगल्स और कैमरे का ख्याल रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है आज की वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको मोटिवेशन मिली अपने किचन को क्लीन करने की या नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का भी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।